हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन यादव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटरेक्शन विद सचिन में। तो आज की क्लास में बात करेंगे आवेश के मात्रक और विमाओं की। कि आवेश के मात्रक क्या होते हैं और उसकी विमा क्या होती है। तो मात्रकों से तो आपको पता होगा कि किसी भी राशि का मात्रक होता है। जैसे मान के चलो मेरी लंबाई है 5.5 फीट, तो 5.5 जो है 5.5 वो तो मेरी लंबाई का परिमाण है, और जो फीट है ये हो गया मात्रक। सपोज करके मैं बाज़ार से 1 किलोग्राम चीनी लेके आया, तो जो 1 है वो परिमाण हो गया द्रव्यमान का, और जो किलोग्राम है वो हो गया मात्रक। तो उम्मीद है बात समझ में आ रही है कि मात्रक होता क्या है। सेम ऐसा ही अब बात करेंगे आवेश के मात्रक की। तो आवेश का मात्रक जो होता है, ऐसा ही मात्रक वो होता है कूलम, या फिर उसको हम बोल सकते हैं एम्पियर सेकेंड। तो समझते हैं कैसे है एम्पियर सेकेंड। कूलम तो एक वैज्ञानिक के नाम पर है जिनका नाम था चार्ल्स कूलम, और एम्पियर सेकंड कैसे है वो समझते हैं। तो देखें बड़े ध्यान से, हमें ये बात पता है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा क्या है? धारा का मतलब होता है बहाव, और विद्युत का मतलब होता है आवेश। तो सिंपल से ऐसे समझ सकते हैं कि आवेश के बहने को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, या इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, दर का मतलब होता है समय, मतलब कितने समय में कोई चीज़, जैसे चाल की जो चाल होती है वो होती है दूरी बटे समय, यानी दूरी तय करने की दर। यानी जब भी कभी फिजिक्स में दर शब्द आएगा, फिजिक्स में ध्यान रहे मैथ्स में नहीं, तो दर का मतलब होता है उस राशि में समय से भाग दे दो। जैसे दूरी बटे समय यानी दूरी तय करने की दर, तो यहाँ समय नहीं बोला गया, दूरी तय करने की दर बोला गया, और दर का मतलब हो गया समय से भाग दे दो, तो दूरी बटे समय। और क्या होती है दूरी तय करने की दर? वो होती है चाल, और आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय। सेम ऐसे ही आपने एक और सुना होगा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन बटे समय, दर का मतलब समय से भाग दे दो, तो वेग परिवर्तन बटे समय, इसका मतलब हो गया त्वरण। तो वैसे ही समझते हैं यहाँ पे दर क्या है, आवेश प्रवाह की दर। प्रवाह मतलब बहने की दर, और विद्युत धारा में पता भी, ठीक है यार, आवेश के बहने को विद्युत धारा कह रहे हैं, तो आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि किसी वायर में, किसी तार में उसके परिच्छेद क्षेत्रफल से कितने आवेश जा रहे हैं और कितनी देर में जा रहे हैं, यानी समय से भाग देना। तो दर का मतलब समय, और समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, और उसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। सेम ऐसे ही आवेश को क्यू से व्यक्त करते हैं, बिल्कुल वैसे ही विद्युत धारा को यानी इलेक्ट्रिक करंट को आई से व्यक्त करते हैं। तो देखें, जैसे यहाँ पे ये कोई तार है, इस तार का ये परिच्छेद क्षेत्रफल है पूरा का पूरा। भाई कोई तार है, उसका परिच्छेद क्षेत्रफल है। जैसे सपोज करके ये मार्कर है, इसको तार मान लें, तो इसका ये जो है ये हो गया परिच्छेद क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ये जो तार है, इसका ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा, ये परिच्छेद क्षेत्रफल है। यहाँ से कितने आवेश फ्लो हो रहे हैं प्रति सेकंड, तो उसको हम बोलते हैं विद्युत धारा। या ऐसा समझ लो, किसी निश्चित समय में कितने आवेश फ्लो हो रहे हैं। तो मान के चलो यार, हर टी समय में, एक निश्चित समय है कोई टी, उसमें क्यों आवेश इधर बह रहे हैं, तो इसी को बोल देंगे विद्युत धारा। तो यहाँ पे विद्युत धारा को आई से व्यक्त करते हैं, तो आई बराबर क्या हो गया, आवेश के प्रवाह की दर, यानी आवेश के बहने की दर, और दर का मतलब है समय से भाग दे दो, तो आवेश Q को टाइम से डिवाइड कर दो, यानी Q/T। तो ये हमारा फॉर्मूला है, पता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो Q = हो गया IT। यहाँ लिखा हुआ है Q = IT। और आपको पता है कि विद्युत धारा जो है उसका मात्रक होता है एम्पियर, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो आवेश का मात्रक यहाँ से बन गया, Q का मतलब तो आवेश है, उसका मात्रक कैसे बनेगा, यहाँ I का मात्रक रख दो और यहाँ T का मात्रक रख दो। तो I का मात्रक हो गया विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर, और समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो यहाँ से आवेश का मात्रक हो गया एम्पियर सेकंड, ये इसका ऐसा ही मात्रक है। और दूसरा ऐसा ही मात्रक था कूलम। तो यहाँ से देख सकते हैं ऐसा ही मात्रक जो हो गया आवेश का वो है कूलम, और उसको C से डिनोट करते हैं। ध्यान रहे ये कैपिटल C है, स्मॉल c नहीं है, तो इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं। अथवा यानी दूसरा मात्रक है एक और, वो है एम्पियर सेकेंड। यहाँ से देख सकते हैं फॉर्मूले से बन रहा है एम्पियर सेकेंड, और इसको डिनोट करते हैं AS, A फॉर एम्पियर, S फॉर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं CGS मात्रक की। तो आपको पता है कई सारे मात्रक होते हैं, क्लास 11th में पढ़ा है, SI मात्रक, CGS मात्रक, FPS मात्रक, MKS मात्रक। तो SI मात्रक जो है वो स्टैंडर्ड मात्रक है, यानी कि हर जगह फिजिक्स में जब भी कभी आप न्यूमेरिकल कोई करेंगे तो जो उसका आंसर लाएंगे वो ऐसा ही मात्रक में लाना है आपको। एक तरह से स्टैंडर्ड यूनिट है वो ऐसा ही। तो अब बात करते हैं CGS मात्रक की। तो जैसे द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम, और CGS मात्रक होता है ग्राम। CGS की फुल फॉर्म ही है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड
तो द्रव्यमान का जो CGS मात्रक हो गया वो हो गया ग्राम। बिल्कुल वैसे ही लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, और CGS मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर। तो वैसे ही बात करते हैं आवेश के CGS मात्रक की। तो आवेश के CGS मात्रक जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक तो होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, हिंदी में बोल सकते हैं इलेक्ट्रो मतलब वैद्युत, स्टैटिक मतलब रुकी हुई यानी स्थिर वैद्युत, और यूनिट मतलब मात्रक यानी स्थिर वैद्युत मात्रक। एक ये मात्रक हो गया। दूसरा मात्रक है स्थैत कूलॉम, स्टैट कूलॉम। और तीसरा जो मात्रक हो गया आवेश का वो है हमारा फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक का नाम है, उनके सम्मान में CGS यूनिट है फ्रैंकलिन। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 मात्रक हैं। एक तो स्थैत कूलॉम यानी स्टेट कूलॉम, अथवा यानी दूसरा मात्रक वो है स्थिर वैद्युत यूनिट मात्रक, या स्थिर मतलब स्टैटिक वैद्युत यानी इलेक्ट्रो, और मात्रक यानी यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम डिनोट कर देते हैं शॉर्ट में ESU से। इसका शॉर्ट फॉर्म है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इसका एक और यूनिट है CGS मात्रक ही है आवेश का, वो है फ्रैंकलिन। इसको फ्रैंकलिन लिख सकते हैं या शॉर्ट में FR लिख सकते हैं। तो 2 मात्रक होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए, एक तो SI मात्रक और एक CGS मात्रक। कई बार CGS मात्रक में भी आंसर्स निकालने होते हैं या कह देता है कई बार। तो आगे समझते हैं एक और बात कि यार जैसे हमें ये बात पता है कि लंबाई का जो SI मात्रक है वो है मीटर और CGS मात्रक है वो है सेंटीमीटर। तो हमें ये बात पता है लंबाई में आपस में क्या रिलेशन है दोनों में, किस पे, मात्रकों में, मीटर में और सेंटीमीटर में। तो हमें पता है यार 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम द्रव्यमान की दोनों मात्रकों की बात करें, SI मात्रक और CGS मात्रक की, तो द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम और CGS मात्रक होता है ग्राम। और इनमें आपस में रिलेशन भी पता है कि यार 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें आवेश की SI मात्रक कूलम और आवेश का CGS मात्रक स्टैट कूलम में, तो मैं शॉर्ट में स्टैट कूलम या ESU या फ्रैंकलिन कुछ भी बोल दूं, समझ लेना एक ही बात है तीनों में। अथवा का मतलब तीनों में जो चाहो वो लिख सकते हो। CGS मात्रक तीनों ही ठीक हैं। तो 1 कूलम जो होता है उसमें 3 × 10⁹ ESU होते हैं, यानी 1 कूलम में इतना स्थैत कूलम या फ्रैंकलिन या ESU होते हैं। तो ये याद रखने का पॉइंट है। नेक्स्ट बात समझते हैं। अभी हमने समझ लिया आवेश का SI मात्रक और स्टैट कूलम, CGS मात्रक। अब हम समझेंगे कुछ और अन्य मात्रक आवेश के। तो एक और मात्रक होता है वो होता है वैद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। वैद्युत यानी इलेक्ट्रो, चुंबकीय यानी मैग्नेटिक, और मात्रक यानी यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसको शॉर्ट में EMU भी लिख सकते हैं। और ये EMU कूलम से बड़ा मात्रक है। अब कूलम से बड़ा मात्रक है तो एक EMU में कई सारे कूलम आएंगे, क्योंकि भाई EMU कूलम से बड़ा मात्रक है। तो एक EMU में 10 कूलम आते हैं, यानी 1 EMU = 10 कूलम। ये भी याद रखने की बात है। और आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है फैराडे। एक वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे, उनके सम्मान में आवेश का एक मात्रक का नाम रखा गया है फैराडे, और ये सबसे बड़ा मात्रक है। और एक फैराडे में बहुत सारे कूलम आएंगे जब ये सबसे बड़ा मात्रक है तो एक फैराडे में 96,500 कूलम होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे, और एक फैराडे में 96,500 कूलम होते हैं। ये रही बात आवेश के मात्रकों की। अब बात करते हैं आवेश की विमा। ध्यान रहे क्लास 12th की फिजिक्स में जब कभी भी आप किसी नई राशि के बारे में पढ़ेंगे तो उसका मात्रक और विमा दोनों आपको निकालनी आनी चाहिए। तो विमा निकालने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और वो वीडियो ऐसी होगी कि कोई भी नई राशि जो आप सीखते जाएंगे उसकी बड़े आराम से खुद ही विमा निकाल सकते हैं। बार बार हमें विमा निकालने के तरीके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मैं वीडियो एक बना दूंगा अलग से सेपरेट वीडियो। पर फिलहाल समझ लो, शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे तो क्लास 11th की बातें हैं कि 7 मूल विमाएँ होती हैं। एक होती है M, L, T, थीटा, A, I, म्यू। 7 मूल विमाएँ हैं। ये 7 मूल विमाएँ हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। M, L, T, थीटा, A, I और म्यू। M मतलब मास यानी द्रव्यमान की विमा है M। L मतलब लेंथ यानी लंबाई की विमा है L। T मतलब टाइम यानी समय की विमा है T। सेम ऐसे ही जो तापमान है उसकी विमा होती है थीटा। और कई बार तापमान की कई बुक्स में जो विमा होती है वो K होती है। K मतलब केल्विन। आपको पता होना चाहिए तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, जिसकी वजह से थीटा के अलावा इसकी विमा एक और रखी जाती है, वो होती है हमारी केल्विन। नेक्स्ट बात समझते हैं। विद्युत धारा जो है उसका यूनिट है एम्पियर, तो उसकी विमा एम्पियर के हिसाब से रखी गई है, यानी कि कैपिटल A। सेम ऐसे ही जो ज्योति तीव्रता है, एक और राशि ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो वहाँ तीव्रता में इंटेंसिटी वर्ड आ रहा है तो उसको I से डिनोट कर देते हैं ज्योति तीव्रता को। और वैसे तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, तो कई बार इसको
इसके मात्रक से ही विमा बना दी जाती है, यानी CD लिख दिया जाता है, कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है, इसकी जो विमा है वो है CD। नेक्स्ट बात करते हैं पदार्थ की मात्रा, सब्सटेंस यानी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, उसकी जो विमा होती है वो होती है, उसका जो मात्रक होता है वो तो मोल होता है, और उसकी जो विमा होती है वो होती है म्यू। पर कई बार इसको मोल से यानी मात्रक से ही इसकी विमा बन गई है, यानी कि मोल, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बुक्स में जो विमा होंगी वो ये होंगी ML TK ACD और मोल, और कई बुक्स में ऐसे भी हैं MLT थीटा EI म्यू, तो दोनों ही याद रख सकते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे समझते हैं तो फिर इस आवेश की विमा क्या बनेगी। तो मैंने ये फॉर्मूला इसीलिए डिराइव थोड़ा सा किया था, इसीलिए थोड़ा सा इसको समझाया था ताकि आप आवेश की विमा निकाल सको। तो आपको पता है यार Q = IT हो गया, Q = IT हो गया, और I यानी करंट, और करंट की जो विमा है वो है A फॉर एम्पियर, और समय यानी T, इसकी विमा है कैपिटल T। तो कई बार बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसकी विमा लिख देते हैं, I की लिख दी A और T की लिख दी T, और कह देंगे कि आवेश की विमा होती है AT, जो कि सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा विमाओं को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, और वो निश्चित क्रम ये है कि पहले ऊपर की विमा पहले और फिर नीचे की विमा बाद में लिखी जाती है। यानी इन विमाओं में M को पहले लिखा जाएगा, फिर L को, फिर T को, फिर थीटा को, फिर A को, फिर I को, फिर म्यू को। तो भैया जो T है वो ऊपर आ रही है A से। वैसे आपको पता है करंट की विमा है A, टाइम की विमा है T, और A पहले आ रही है इस फॉर्मूले के हिसाब से, पर इस क्रम के हिसाब से T पहले आ रही है और A बाद में आ रहा है। तो इस आवेश की जो सही विमा है वो AT नहीं है बल्कि TA है। उम्मीद है बात क्लियर हो रही है।